बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक बहुत ही आसान टॉपिक लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन उर्दू में थोड़ा सा मुश्किल नाम है, अमले तबखीर। काफ़ी सारी वर्ड्स ऐसे हैं जो हम इंग्लिश में तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उर्दू में उनका मतलब अगर हम जान लें तो हो सकता है उर्दू हमारे लिए थोड़ी सी क्या लगे, मुश्किल लगे। अच्छा, ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट की डिफरेंट सरफेसेस से या डिफरेंट स्ट्रक्चर से एवोपरेशन ऑफ वाटर हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं, या लॉस ऑफ वाटर हो रही होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वेरियस सरफेस या पार्ट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। इसको ट्रांसपायरेशन हम कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। हमने कहा कि वेरियस सरफेस पार्ट्स से जो लॉस ऑफ वाटर हो रही है तो इसको हमने ट्रांसपायरेशन का नाम दिया है। तो इस पार्ट्स का नाम क्या होगा, इसी बुनियाद पे हमने ट्रांसपायरेशन की मुख्तलिफ टाइप्स बनाई है। यानी जब भी हम ट्रांसपायरेशन की क्लासिफिकेशन करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ एस्केप ऑफ वाटर, कि किस रास्ते से पानी बाहर निकल रहा है, रूट रास्ते को कहा जाता है। जैसे अगर क्यूटिकल के ज़रिए से निकल रहा है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, अगर लेंटिसल्स के ज़रिए से निकल रहा है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, अगर स्टोमेटा के ज़रिए से निकल रहा है तो वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। नाम से जाहिर है कि क्यूटिकल के ज़रिए से जो पानी की एवोपरेशन है या लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द प्लांट्स, ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। अब क्यूटिकल होती क्या है? हमारे पास प्लांट के जो वेरियस स्ट्रक्चर हैं, खासतौर पर लीव्स और फ्रूट्स, इनकी बॉडी को डेसिकेशन से बचाने के लिए उनकी सरफेस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है। इस वैक्सी कोटिंग को हम कहते हैं ये क्यूटिकल है। इसका फ़ायदा क्या होता है? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस से प्लांट के जो एपिडर्मस के सेल्स हैं या प्लांट के जो अपर या एक्सटर्नल सरफेस के जो सेल हैं उनको प्रोटेक्ट रखना। तो इसमें डेसिकेशन भी आ सकती है, एवोपरेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इससे भी प्रिवेंशन कर रही होती है। अब इस के ज़रिए से जो ट्रांसपायरेशन हो रही है इस क्यूटिकल के ज़रिए से, इसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और ये टोटल ट्रांसपायरेशन का तकरीबन 5 to 7% हिस्सा इस रूट के ज़रिए से हो रहा होता है। अब क्यूटिकल के बारे में ये कहा जाता है इट इज़ ए वाटर प्रूफ, और जो ही वाटर प्रूफ का वर्ड आता है तो हम समझते हैं कि शायद पानी से बिल्कुल नहीं गुजर सकता, और ये बात रियलिटी भी है कि वाटर प्रूफ का लफ्ज़ी मतलब ही ये है। लेकिन जब हम क्यूटिकल की बात करते हैं तो ये 100% वाटर प्रूफ नहीं है। तो परमेबिलिटी ऑफ क्यूटिकल की अगर हम बात करें तो ये नॉट कम्प्लीटली इम्परमेबल फॉर वाटर, के मुकम्मल तौर पे ये इम्परमेबल नहीं है कि इससे वाटर थोड़ा सा गुजर सकता है, स्लाइटली परमेबल है। सम वाटर इज लॉस्ट थ्रू इट इन वेपर्स फॉर्म, तो कुछ पानी ऐसा है जो वेपर्स की शक्ल में निकल रहा होता है। क्लियर? हमने एक इक्वेशन बनाई कि इसकी जो थिकनेस है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के रेसिप्रोकल है, यानी अगर थिकनेस बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इसके ज़रिए से कम हो जाएगा। अगर आप कह सकते हैं कि इसकी थिकनेस कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। ये रेसिप्रोकल है। इस वजह से ख़ासतौर पे वो प्लांट जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जिनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है, ख़ासतौर पे जैसे डिजर्ट वगैरह के जो प्लांट है, दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम नाइट की बात करें, प्लांट में जो ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है वो तो स्टोमेटा के ज़रिए से होती है, उसको हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ एक पाइप है, यहाँ से पानी इंटर हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है, और इसमें छोटे छोटे सुराख है, छोटे छोटे सुराख है। अगर हम इस ओपनिंग को बंद कर दें तो इन सुराखों से निकलने वाले पानी की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। एक पाइप है, अगर ये सुराख ओपन है तो यहाँ से बहुत थोड़ा पानी निकलेगा, ज़्यादातर पानी इस सुराख से जाएगा। तो इसी तरह जो मेन ओपनिंग है जहाँ से ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन होती है वो तो स्टोमेटा है, लेकिन रात को चूँकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, इस वजह से रात को क्यूटिकुलर जो ट्रांसपायरेशन है, क्योंकि थोड़ा सा पानी अब क्यूटिकल से गुजर सकता है, इस वजह से पानी की जो एवोपरेशन है रात के वक्त वो क्यूटिकल से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। क्लियर? तो स्टोमेटा रात को क्लोज हो जाते हैं
और क्लोज होने की वजह से जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। अच्छा, अगर हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की बात करें तो वो फैक्टर जो एक ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करेंगे, हम जनरल बात करें तो वो सारे के सारे फैक्टर वो होंगे जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन को भी इफेक्ट करेंगे। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं ये हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे लाइट भी इफेक्ट कर रही होती है, टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा होता है, ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट कर रही होती है, विंड भी इफेक्ट कर रही होती है, इसी तरह सॉइल वाटर भी इफेक्ट, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जो भी फैक्टर, जनरल बात हम कर लेते हैं, जो भी फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन का फैक्टर है, ट्रांसपायरेशन की रेट को इफेक्ट कर रहा है, वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन को भी इफेक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लेंटिसल्स। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव लेंटिसल्स, कि ज़्यादातर प्लांट के अंदर, यानी काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें लेंटिसल्स नहीं होती। अच्छा, ये ज़्यादातर उन प्लांट में होती है, जैसे मैं कहता हूँ ये फ्लावरिंग प्लांट में या जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें इनकी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ, जो बहुत ही अब लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनमें इनकी अमाउंट क्या होती है, थोड़ी कम होती है। और ट्रांसपायरेशन का तकरीबन 1 से 2% हिस्सा ट्रांसपायरेशन का जो ओवरऑल प्लांट कर रहा है वो इन लेंटिसल्स की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, ये लेंटिसल्स हैं क्या? जो बार्क है, बार्क प्लांट की जो एक्सटर्नल सरफेस है वो बार्क कहलाती है। तो उसमें जो एरिटिंग पोर है, एरिटिंग पोर से क्या मुराद है कि वो पोर जिसमें से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है उसे हम एरिटिंग पोर्स कहते हैं। तो वो पोर्स लेंटिसल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये बार्क किस स्ट्रक्चर की हो सकती है? खासतौर पे जो हमारे एरियल पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम में इसके अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह इवन फ्रूट्स के अंदर भी ये लेंटिसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी अमाउंट किस में होती है? स्टेम के अंदर होती है। अब चूंकि इन पोर्स के ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो काफ़ी सारी जो एवोपरेशन ऑफ वाटर है वो भी इन पोर्स के ज़रिए से हो रही होती है। तो स्टेम के अंदर जो पोर छोटे छोटे मौजूद हैं वो लेंटिसल्स कहलाते हैं। अच्छा, इनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें, ये तो या तो निशानात की शक्ल में हमें नज़र आएंगे बाहर से, या स्मॉल प्रोट्रूजन, ये छोटे छोटे दाने की शक्ल में हमें नज़र आएंगे। दाने जैसे फोड़ा होता है, फुंसी होती है, तो वो एक छोटा सा दाना जो स्किन पे बन रहा होता है। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा एक स्टेम है, इसके सरफेस के ऊपर एक फोड़ा सा बनेगा, उस फोड़े से के अंदर एक पोर होगा, उस पोर को हम क्या कहेंगे? लेंटिसल्स। और बाज़ दफ़ा आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ निशानात की शक्ल में हमें बाहर से नज़र आ रहे हैं, हालांकि इन निशानात के अंदर क्या मौजूद होते हैं? पोर मौजूद होते हैं। अब ये पोर बनता कैसे है? तो यहाँ सेल की जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से यहाँ पोर बना है। यानी यहाँ ज़्यादातर आमतौर पे जो सेल जो है वो स्मॉल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। और इनकी शेप की बात करें, या तो वो अंडे की तरह होते हैं, या स्फेरिकल होते हैं, या इरेगुलर शेप होते हैं। और इसी शेप की वजह से ये कॉम्पैक्टली पैक नहीं हो सकते, यानी इनकी पैकिंग बहुत अच्छे अंदाज में नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर सेल जैसे प्लांट के नॉर्मल हो रेक्टेंगुलर होते हैं, तो रेक्टेंगुलर में पैकिंग इतनी ज़बरदस्त अंदाज में होती है कि दरमियान में कोई भी गैप हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर यही सेल स्फेरिकल हो तो आप इसको जितना अच्छी तरह से भी अरेंज कर लें, देयर आर सर्टन गैप्स बिटवीन द सेल्स, कि सम स्पेसिस रह जाती हैं सेल्स के दरमियान, जितना मर्जी अच्छी तरह पैक कर लें। तो ये जो स्पेसिस हैं बिटवीन द सेल्स, इनको इंट्रासेलुलर स्पेसिस कहा जाता है। और वजह क्या बनी है कि क्योंकि जो ओवल शेप या स्फेरिकल या इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से दरमियान में गैप्स रह जाते हैं। और वही गैप्स ऐसे हैं जो बाद में क्या बनाते हैं? लेंटिसल्स बनाते हैं। फैक्टर्स अगेन वो सारे के सारे फैक्टर जो एक नॉर्मल ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करते हैं वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग लाइट एक मेजर फैक्टर है, हाई टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे विंड की पावर है या ह्यूमिडिटी है, वो सारे हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो हमारे पास है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। तो नाम से जाहिर है एवापोरेशन थ्रू स्टोमेटा
जो स्टोमेटा के जरिए से एवोपोरेशन हो रही है पानी की, वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाती है। और स्टोमेटा आमतौर पे लीव्स में होते हैं या फिर इनकी माइनर सी क्वांटिटी यंग स्टेम्स में होती है, यंग स्टेम्स में होती है। अच्छा, स्टोमेटा इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो स्टोमा कहलाती है, यानी स्टोमेटा जमा है और स्टोमा सिंगल है। तो ये है कि दे आर द टाइनी पोर्स, ये छोटे से पोर हैं जिनके इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टोमेटा एक ऐसा सुराख है जो गार्ड सेल के दरमियान पाया जाता है। अच्छा, आमतौर पे चूंकि ये लीव्स में होते हैं तो लीव्स दो तरह के, आइसो बाइलेटरल लीव्स या डॉर्सो वेंट्रल लीव्स। अच्छा, जो आइसो का मतलब है सेम, बाई टू को कहा जाता है और लेटरल साइड्स को कहा जाता है। यानी ऐसी लीव जिनकी दोनों साइड, ऊपर और नीचे वाली साइड एक तरह की हो, तो वो आइसोबाइलेटरल लीव्स हैं। जैसे लिली का जो प्लांट है या मेज का जो लीव है मकई वगैरह का, तो ये आमतौर पे आइसोबाइलेटरल होता है। लेकिन डॉर्सोवेंट्रल में क्या होता है कि एक साइड, अपर साइड वो टोटली डिफरेंट होती है और लोअर साइड टोटली डिफरेंट होती है। अपर साइड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉर्सल का और लोअर साइड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेंट्रल का। तो इनकी जो तादाद होती है डॉर्सोवेंट्रल लीव्स में, वो लोअर साइड पे स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये जो लीव्स हैं आमतौर पे डाइकॉट्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब गार्ड सेल्स क्या है, गार्ड सेल्स क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं जो लीव है इसकी एपिडर्मस की, तो एपिडर्मस के जो ज़्यादातर सेल हैं, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एपिडर्मस के सेल्स हैं ऐसे। तो इन एपिडर्मस के सेल में वक्फों से कुछ इस तरह के सेल्स आते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक हो गया। तो इनकी शेप क्या होती है, या तो डंबल शेप होती है या फिर ये बीन शेप होते हैं। आमतौर पे जो मोनोकॉट होते हैं उनके जो गार्ड सेल्स हैं वो डंबल शेप होते हैं, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनके जो स्टोमेटा हैं वो बीन शेप होते हैं। स्टोमेटा नहीं, सॉरी, गार्ड सेल इनके क्या होते हैं, बीन शेप होते हैं। यानी मोनोकॉट के डंबल शेप होते हैं और डाइकॉट के बीन शेप होते हैं। क्लियर। अगर हम इस गार्ड सेल के पेयर को थोड़ा बड़ा करके हम यहाँ ड्रा करें, जैसे ये मैंने एक बीन शेप ड्रा किया ऐसे, तो इनकी जो इंटरनल सरफेस है वो कनकेव है और इनकी जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कन्वेक्स है। क्लियर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी जो इंटरनल सरफेस है या इनर सरफेस वो कनकेव है और जो एक्सटर्नल सरफेस या आउटर सरफेस वो कन्वेक्स है। और जो इनकी इनर कनकेव सरफेस है ये थोड़ी सी मोटी भी होती है ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर। तो और ये जो गार्ड सेल है इनके दरमियान में एक दरमियान में गैप रह जाता है, ये वाला जो गैप है इनकी शेप की वजह, इनकी शेप इस तरह की होती है कि जब इनको आपस में इकट्ठा किया जाता है तो दरमियान में जो गैप रह जाता है इस गैप को हम स्टोमा कहते हैं। तो इनर जो कनकेव सरफेस एक तो थिक सेल वॉल होती है और इंक्लूसिव स्टोमेटा, इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होता है, लेकिन जो आउटर कन्वेक्स सरफेस है वो क्या होती है, थिन सेल वॉल होती है। अच्छा, ओपनिंग कैसे होती है। गार्ड शेप की जो शेप है वो डिसाइड करती है कि स्टोमेटा को ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। कैसे, इसका पूरा मैकेनिज्म अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दिन के वक्त क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल है वो पानी से भर जाता है और इसकी ये जो शेप है ये मेंटेन हो जाती है। यानी सेल जब टर्जिड फॉर्म में होगा तो इस शेप का होगा। क्लियर। और इस शेप की वजह से दरमियान, जब ये शेप मेंटेन होगी तो दरमियान में एक गैप रह जाएगा और इस गैप की वजह से हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन होंगे, और जितने स्टोमेटा ओपन होंगे ट्रांसपायरेशन रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि पानी बाहर आ जाता है। अब ये सारी डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे कि पानी क्यों बाहर आता है, पानी क्यों अंदर आ जाता है। यानी दिन के वक्त एंडोऑस्मोसिस हुआ, रात के वक्त एक्सोऑस्मोसिस हुआ, तो ये वाले जो सेल है ये फ्लैसिड कर जाएंगे और फ्लैसिड के होने की वजह से ऑलमोस्ट हमारे जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे।
और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो रात को जो ट्रांसपेरेशन रेट है, स्टोमेटल जो ट्रांसपेरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ कुछ बातें हैं जो अगले लेक्चर में भी आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ एक्सेप्शन है। आमतौर पे प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं, ज्यादातर जो सेल होते हैं वो आपस में कुछ कनेक्शन के जरिए से कनेक्टेड होते हैं। उन कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन ये वाहिद एपिडर्मिस के सेल हैं विच डू नॉट हैव एनी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन विद अदर सेल्स। पहली ऑब्जेक्टिव कि ओनली एपिडर्मल सेल्स विच डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। दूसरी चीज, ये वाहिद एपिडर्मिस के सेल्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं और फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत रखते हैं। बाकी जितने भी सेल हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत नहीं होती। और लीव्स के वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। उन सेल को क्या कहा जाता है, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। अब थोड़ा सा अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें कि पानी कहाँ कहाँ से गुजरता है, इसको थोड़ा सा हम इधर ही ड्रा कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एपिडर्मिस है ऊपर वाली, और हम उस लीफ को ड्रा कर रहे हैं जिसमें स्टोमेटा नीचे की तरफ मौजूद है। सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्टोमेटा नीचे की तरफ मौजूद है, ऐसे। क्लियर। आमतौर पे इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल वो सेल है प्लांट की जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। तो यहाँ दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं। एक वो मेसोफिल सेल्स हैं जो एक कॉम्पैक्ट लेयर सेल्स की बनाते हैं, ऐसे। ये तो मैंने थोड़ा गैप रखा है। और दूसरे वो सेल्स हैं जिनके दरमियान में काफी सारे गैप्स होते हैं, ऐसे ऐसे। क्लियर। और इनके दरमियान में फिर मौजूद होती है हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स, ऐसे। सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये वेस्कुलर बंडल है। और वेस्कुलर बंडल का क्या मतलब है, इसमें जाइलम भी होगा, इसमें फ्लोएम भी होगा। तो अब होगा क्या कि जो फूड बन रहा होगा वो इसमें जाएगा और यहाँ से वाटर और मिनरल्स ये बाहर की तरफ आएंगे। क्लियर। तो हमारे पास मेसोफिल सेल की कितनी टाइप्स हैं, दो। एक टाइप को हमने कहा स्पॉन्जी मेसोफिल्स, और जो दूसरी टाइप जो है जिसमें जो मेसोफिल सेल है वो बड़े कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं पैलिसैड मेसोफिल्स। पैलिसैड मेसोफिल्स। क्लियर। तो पानी निकल के किस में आता है, पैलिसैड में आता है, और फिर यहाँ से स्पॉन्जी सेल्स के अंदर आता है, और फिर इन स्पॉन्जी सेल से गुजरता हुआ इन स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो ये हमारे पास वाटर का रूट है कि यहाँ से पैलिसैड में आया। जाहिर बात है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनको भी तो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना। यहाँ से स्पॉन्जी में आया और स्पॉन्जी से फिर बाद में अब इन सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए बाहर की तरफ ट्रांसफायर हो जाता है। क्लियर। हाँ, जो वो लीव्स जिनमें दोनों तरफ स्टोमेटा मौजूद हो, यहाँ भी मौजूद हो, यहाँ भी मौजूद हो, तो पानी यहाँ से डायरेक्ट भी बाहर जा सकता है। क्लियर। तो मेसोफिल सेल वो सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद दफ़ा ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ड्रा करना आ सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ।